This is sample paper 2016 issued by cbse. Section B, 2 mark questions. Question number 6. Two cells of EMF 10 volt and 2 volt and internal resistances 10 ohm and 5 ohm respectively are connected in parallel as shown. Find the effective voltage across R. तो ये दो सेल जो है अपोजिट मैनर में लगे हुए हैं। फॉर्मूला तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। क्योंकि अपोजिट सेंस में लगे हुए हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट करना होगा हमको। तो यहां पर E इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा है, फिर E इक्विवेलेंट जो अपोजिट सेंस में उसको सब्ट्रैक्ट करके निकाला है और E इक्विवेलेंट निकाल के 2 वोल्ट लिखा है आंसर। अब एक इसमें कमी यह है कि पूछा जो है इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस आर पूछा है, जिसमें आर का भी रोल होगा। खाली नेट ईएमएफ निकालकर उसको वोल्टेज बता देना अक्रॉस आर, तो वो अपने आप में बात कंप्लीट नहीं होती। तो क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो V जो है इफेक्टिव वोल्टेज V घटकर ओपन सर्किट टीपीडी से कम रह जाएगा, क्लोज सर्किट टीपीडी। तो उसके लिए सेल इक्विवेलेंट सेल बनाकर जो डिस्चार्जिंग मोड में होगा उससे भी हमें निकालना होगा। हालांकि इसमें आंसर इन्होंने 2 वोल्ट दिया हुआ है, मैं उससे एग्री नहीं करता। ऐसे एक क्वेश्चन भी दिया इन्होंने पेपर में और उसमें भी आंसर इसी तरह से दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल के लिख सकते हो, पर वहां अपना कमेंट भी लिख सकते हो कि एक्चुअल में हमें वोल्टेज निकालना चाहिए जो आर के अक्रॉस होगा, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन अभी तो हम यही मानकर चले। क्वेश्चन नंबर 7. फिगर शोज ए सिस्टम ऑफ 2 polarizing sheets in the path of initially unpolarized light. The polarizing direction of first sheet is parallel to x-axis and that of second sheet is 60 degree clockwise from x-axis. Calculate what fraction of intensity of light emerges from the system. तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो डायग्राम दिख रहा है हमको, यहां से I0 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, फर्स्ट पॉलराइड पर इंसिडेंट है, फिर I1 निकलती है, फिर सेकेंड पॉलराइड पर इंसिडेंट है, फिर I2 निकलती है। सो I1 इक्वल टू I0 बाई 2, I2 इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 60 डिग्री। फर्स्ट टाइम जब भी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट होगी किसी पॉलराइड पर, इंटेंसिटी आधी रह जाएगी क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो यहाँ मैलस लॉ से हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो I2 इज I0 बाई 8। स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल यूजिंग इट कंस्ट्रक्ट ए रे डायग्राम फॉर ए प्लेन वेव फ्रंट गेटिंग इंसिडेंट ऑन ए डेंसर मीडियम। पहले तो हमें हाइगन प्रिंसिपल स्टेट करना है, उसके लिए 2 या 4 पॉइंट्स में हम उसको लिख सकते हैं। हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेफिनेशन आती है वेव फ्रंट की। अकॉर्डिंग टू इट एवरी लाइट सोर्स एक्ट एज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच एनर्जी प्रोपेगेट्स अलोंग ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की डेफिनेशन यहीं पर बोलते हैं हम, इट इज ए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन or we can say surface of constant phase is called wavefront. Second point में हम लिखते हैं every point lying on wavefront acts as a source of secondary disturbance from which secondary wavelets propagates along all possible direction. Now if we know present position of a wavefront, then its future position can be obtained by drawing tangential surface on outer envelope of secondary wavelets moving in that direction. If medium is homogeneous, then the shape of wavefront is symmetrical and energy of the wave propagates perpendicular to the wavefront. ये तो पूरी बात हुई हाइगन प्रिंसिपल। फिर रे डायग्राम हमें बनाकर दिखाना होगा और उस रे डायग्राम में हमें दिखाएंगे कि एक प्लेन वेवफ्रंट किसी डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है।
तो नेचुरल है वो बैंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 8, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ पावर 5 मिलीवाट एमिट्स 8 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। पावर दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड दिया हुआ है। दिस लाइट ejects photoelectrons from a metal surface. The stopping potential for this setup is 2 volt. Calculate the work function of the metal. तो सिंपल सी कैलकुलेशन से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट के बेसिस पर जाएंगे तो फॉर्मूला बनाकर कैलकुलेट करना आसान होगा। P is 5 into 10⁻³ watt, so N is P by E. E is energy here. Energy become P by N. जूल में हमें ये मिल जाता है। उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलते हैं तो E से डिवाइड करना होगा। तो W0 जो वर्क फंक्शन होता है वो E माइनस EV0 के बराबर हम लिख सकते हैं। यहां से हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल शोज सम मेजरमेंट्स ऑफ द डिके रेट ऑफ ए रेडियो न्यूक्लियेट सैंपल, फाइंड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो टाइम दिया हुआ है टेबल में और बैक्वरल में ln r की वैल्यू दी हुई है। इन दोनों को हमें प्रोसेस करना होगा। अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ से भी स्लोप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां फॉर्मूला काम करेगा, r इक्वल टू r0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। लॉग लेने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसका स्लोप अगर निकालें तो दो वैल्यू के डिफरेंस निकालने पर ये रिजल्ट हमें मिलेगा 0.028 मिनट इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू टाइप्स ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच दे आर एप्लीकेबल, सेकेंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन विच दे आर यूज्ड। तो ये हमें पता करना है। इसके बेसिस पर टेबुलर फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड वेव, स्पेस वेव, चाहे तो स्काई वेव भी ले सकते हैं कैटेगरी। तो ग्राउंड वेव की फ्रीक्वेंसी एनसीईआरटी में दी हुई है 540 किलोहर्ट्ज से 1600 किलोहर्ट्ज। अप्रॉक्सीमेशन लगाकर 500 टू 1500 किलोहर्ट्ज भी लिखा जा सकता है, जिसका यूज होता है स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट में। अगर स्काई वेव लेते हैं हम तो 1600 किलोहर्ट्ज टू फ्यू मेगाहर्ट्ज, 1600 किलोहर्ट्ज टू 30 टू 40 मेगाहर्ट्ज, वो होती है स्काई वेव। वो भी स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट में काम आती। स्पेस वेव जो है अबोव क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ से इक्वल टू 9 टाइम्स एन मैक्स रेज़ टू पावर हाफ कैलो या अबोव 40 मेगाहर्ट्ज, और ये काम आती है एलओएस में, टेलीविजन में, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में।